हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताइए, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को बताइए, इंग्लिश में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को बताइए। तो ये सुनते सुनते मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम पूरे इंग्लिश को ही एक वीडियो में खत्म कर दें, झंझट ही खत्म। ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। लगभग 2 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन इसी 2 घंटे में आपकी पूरी इंग्लिश खत्म, इंग्लिश का नामो निशान नहीं रह जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो भैया, आपका सारा मार्क क्लियर हो जाएगा। और जो हमारा टारगेट है इंग्लिश में 100 में 99 लाने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो पूरी इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश इन वन वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 में हैं, 2024 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको जान लेते हैं। इस वीडियो में जो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, चारों सेक्शन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, चारों सेक्शन एक वीडियो में आज हम 100 में 100 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, जितना ज्यादा लाइक आएगा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लाऊंगा। और कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज को, सेक्शन बी में आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, सेक्शन सी में देखिए क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ आज खत्म कर देंगे। मैं भी पूरे जोश के साथ सोच रहा हूं कि आपकी तैयारी करवा ही दिया जाए। सेक्शन डी में हम प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, पोएट्री में स्टैंजा, सेंट्रल आइडिया, सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। लूट लो भैया, लूट लो। तो आज का ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन ए रीडिंग को, जिसमें आपका है अनसीन पैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये अनसीन पैसेज है। यहां पे मैंने ऊपर हेडिंग नहीं डाला, आप डाल दीजिएगा सेक्शन ए अनसीन पैसेज। ठीक है, तो ये सबसे पहले अनसीन पैसेज होता है सेक्शन ए में आपके। तो देखिए क्या है ये, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें होता क्या है, एक अनसीन पैसेज आपको इंग्लिश में दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरीज। 15 नंबर आपको दिया जाएगा। देखो पढ़ो पहले, इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। मैं सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा पैसेंस के साथ इस वीडियो को देखना। देखो ये जो हमारा अनसीन पैसेज है, ये जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उनसे विकास से रिलेटेड, उनके विनाश से रिलेटेड है। जो लोग पेड़ पौधे को काटते हैं उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का या वनों का, हैज ये वो है मेजर इंपैक्ट। मेजर इंपैक्ट का मतलब बहुत बड़ा प्रभाव। ठीक है, ऑन पर द प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड, यानी कि हमारी फसल भूमि की। तो वनों के विनाश से हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग फसल लगाते हैं, जो किसान लोग फसल लगाते हैं, ठीक है, उनकी उत्पादकता पर अगर आप वन को रेगुलर काट रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखो दिस हैपेंस इन 2 वेज, यानी कि दिस हैपेंस ये होता है इन 2 वेज, 2 तरह से। तो ऐसा 2 तरह से होता है। पहला, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, यानी कि सॉइल मिट्टी का इरोजन, कटाव, इरोजन का मतलब होता है कटाव, इंक्रीजेज वो बढ़ता है, मैनीफोल्ड कई गुना। तो इससे मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ेगा। भाई वन नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ेगा। एंड और द सॉइल लिटररी, और जो सॉइल जो मिट्टी है वो लिटररी सचमुच गेट वास्ट डबे वो बह जाती है, और इससे मिट्टी भी सचमुच बह जाती है। ठीक है, तो वन अगर लगातार कटते रहे भैया तो मिट्टी का कटाव तो कई गुना बढ़ ही जाएगा और मिट्टी सचमुच बह जाएगी। देखो मैं हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज पढ़ो अच्छे से पढ़ो, वरना ना पढ़ो। ठीक है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। अभी पहले हम अनसीन पैसेज अगर ऐसे हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लोगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए क्या है,
यहां से वास्ट डबे, लीडिंग टू एन एसेंट्यूटेड साइकिल ऑफ फ्लूइड्स एंड ड्रॉट्स। यानी कि लीडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, टू एन एसेंट्यूटेड साइकिल, जो चक्र होता है, ठीक है, जो चक्र होता है आप फ्लूइड्स का मतलब होता है बाढ़, एंड ड्रॉट्स और सूखे का। तो इससे इससे जो होगा वो सूखे, जिससे बाढ़ और सूखे का चक्र बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी बहेगी, उतना ज्यादा सूखा और बाढ़ का कटाव वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इक्वली, लेकिन इक्वली का मतलब क्या होता है, इक्वली का मतलब होता है बराबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, इज द इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ द शॉर्टेज, कमी ऑफ फायर वुड्स का मतलब होता है जो जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है, जलाऊ लकड़ी, ऑन द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता पर, ऑफ क्रॉप लैंड, यानी कि क्रॉप लैंड पर, क्रॉप लैंड का मतलब होता है फसल भूमि, लेकिन फसल भूमि की उत्पादकता पर जलाऊ लकड़ी की कमी का प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब जलाऊ लकड़ी जो होता है, जो पेड़ को काट लिया जाता है तो उसमें जलाऊ लकड़ियां निकलती हैं, ठीक है, वो समझिए। आगे देखिए, व्हेन फायरवुड बिकम्स स्केयर, पीपल बिगिन टू बर्न काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज। यानी कि व्हेन, जब, फायरवुड्स यानी कि जलाऊ लकड़ी, ठीक है, बीकम स्केयर, उसका चलन जो है वो बढ़ जाता है, पीपल लोग, बिगिन शुरू कर देते हैं, टू बर्न जलाना, काउ डंग का मतलब होता है जो गाय का गोबर होता है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा कहीं कहीं उपले, ठीक है, एंड और क्रॉप वेस्ट्स, क्रॉप वेस्ट का मतलब जो फसल के कचरे होते हैं, जैसे आपने धान उगाया, अब धान पे आपने धान तो निकाल लिया, लेकिन जो उसका होता है, ठीक है, क्रॉप होता है, उसको जलाने के लिए। तो जब जलाऊ लकड़ी का चलन बढ़ जाता है तो लोग गोबर और फसल के कचरे को जलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो इससे खाना भी बनाया जाता है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो देखो, इन मैनी प्लेसेस, कई जगह पर, आप आवर कंट्री, हमारे देश की, काउ डंग यानी कि गोबर, एंड क्रॉप वेस्टेस, और फसल का जो वेस्ट है, आर द मेजर सोर्स, वो मुख्य स्रोत है, आप कुकिंग, पकाने का, एनर्जी यानी कि ऊर्जा स्रोत, मतलब खाना पकाने का, ठीक है। तो देश में कई स्थानों पर गोबर और फसल का अपशिष्ट खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। मतलब इससे खाना भी पकाया जाता है। जैसे गैस को आपने ओपन किया तो गैस से आग निकलती है, वैसे ही भैया जब आप लकड़ी को या फिर जलाएंगे उसको, गाय के गोबर को, तो भी भैया आग ही निकलेगा, ठीक है। आगे देखिए, कंसेंटली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोएज बैक टू द सॉइल। कंसेंटली का मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट, हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का, गेट्स यूज्ड, वो उपयोग में आ जाता है, एंड और नथिंग गोएज, और कुछ भी नहीं जाता, टू द सॉइल, मिट्टी में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पौधे का प्रत्येक भाग, हर एक भाग उपयोग में आ जाता है और कुछ भी मिट्टी में वापस नहीं जाता। मतलब आप पेड़ पौधे से फल ले रहे हैं, अभी अगर हरा है उस पे फल आ रहे हैं तो आप फल खा रहे हैं, अगर उसको काट देंगे तो आपको लकड़ी मिलेगी, मतलब वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। ओवर ये पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ, दिस न्यूट्रिएंट, ये जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, समय के साथ साथ ये पोषक तत्वों, ड्रेन्स, कमी, अफेक्ट, प्रभाव डालता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी कि क्रॉप का मतलब फसल उत्पादकता। तो पोषक तत्वों की यह कमी फसल उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। अगर पोषक तत्व की कमी होगी तो फसल उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अभी समझिए, थोड़ा सा और है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए रहेगा, इसी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। भैया 15 नंबर इसके लिए मिलेगा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखो, इन एडिशन टू दिस, यानी कि इसके अलावा, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्ड वेराइटीज, ठीक है, ऑन ये लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। यानी कि इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, ठीक है, इसके अलावा द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, यानी कि जो हरित क्रांति की तकनीक है, ठीक है, ये लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये लिमिटेड डाइट, एक लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि रासायनिक उर्वरक का, सच एज होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। यानी कि इसके अलावा हरित क्रांति की तकनीक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास जैसे रासायनिक उर्वरक सीमित आहार पर उच्च उपज देने वाली किस्मों की तकनीकी होते हैं, ठीक है। द टोटल बायोमास, यानी कि कुल जैव भार, प्रोडक्शन, उत्पाद का, गोएज अप, हो जाता है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ड्रेन का मतलब होता है निष्कासन, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्वों का, फ्रॉम द सॉइल, यानी कि
मिट्टी के। तो कुछ जैव भार उत्पादन बढ़ जाता है और मिट्टी से पोषक तत्वों का निष्कासन भी बढ़ जाता है। मतलब अगर आप लोग फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, खाद को यूज करते हैं, तो भाई फसल की उत्पादकता बढ़ जाएगी, सबको पता है। ठीक है, फसल ज्यादा करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है, खाद का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, देखो हमने गद्यांश को तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को पढ़िए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, यानी कि व्हाट क्या आर हैं द टू डिसएडवांटेज, दो हानि ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश का ऑफ फॉरेस्ट, वनों का। तो वनों के विनाश के दो नुकसान बताइए। अगर वन लगातार विनाश हो रहा है वन का, यानी कि जंगल को काटा जा रहा है, तो उसके दो नुकसान कौन कौन से, वो आपको लिखना है ढूंढ ढूंढ के। दूसरा, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो मैंने आपको बताया था काऊ डंग, अभी हमने पढ़ा है, काऊ डंग है और क्रॉप वेस्टेस है, यानी कि गोबर है, गोबर के जो उपले होते हैं और जो फसलों के जो वेस्टेस होते हैं, ठीक है, उसके सूखे हुए, उसको जलाकर लोग खाना बनाते हैं। तीसरा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द सॉइल, यानी कि व्हाट इज द इंपैक्ट, क्या प्रभाव ऑफ द टेक्नोलॉजी, तकनीक का, ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ऑन द सॉइल, मिट्टी पर। तो हरित क्रांति की तकनीक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चौथा, हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड, यानी कि मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। पांचवा, चार क्वेश्चन हमारे हो गए, 3-3 नंबर के रहेंगे भैया, एक एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर आपको मिलेगा, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 12 नंबर हो गया। 3 नंबर की वोकेबुलरी देखो, पांचवे का क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफेक्ट, इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका मतलब अफेक्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जिसका मतलब अफेक्ट है। तो इम्पैक्ट है इस वर्ड में, इस पैसेज में एक वर्ड आया था शायद इम्पैक्ट, उसका मतलब होता है अफेक्ट। ठीक है, हमने देखा है, देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे, देखो ये इम्पैक्ट है, ये जो है अफेक्ट का मीनिंग, अफेक्ट का मतलब भी प्रभाव और इम्पैक्ट का मतलब भी वही होता है। दूसरा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ माइनर, इस पैसेज में माइनर का अपोजिट क्या है। तो भैया माइनर का अपोजिट है मेजर, तो मेजर भी इसी में दिया गया, देखो ये मेजर। ठीक है, तो इसको लिख देना है, बस हो गया। तीसरा है, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन्स इन द पैसेज, यानी कि बायोमास जो फ्रेज है इसका इस पैसेज में मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, इसमें क्या है, बायोमास का पैसेज क्या है, बायोमास का अर्थ जीवित पदार्थ की मात्रा से है। ठीक है, तो उसको लिख देंगे, बायोमास मीन्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको एक एक करके हम भैया सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखना, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आपको एक काम करना है। जैसे हम लोग ये अनसीन पैसेज है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है, जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे हम लोग गद्यांश में करते हैं हिंदी के, तो डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, डॉट डॉट करके आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है इस पैसेज का, उसको देख लेते हैं। देखो इसका लास्ट वर्ड जो है वो है द सॉइल, तो इसको ऐसे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने ये वाला किया है अनसीन पैसेज, सॉरी सॉइल लिख दीजिएगा, एल कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सही कर दीजिएगा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो एक एक क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि दो ऐसे कौन से हानि है, वनों के विकास के दो नुकसान कौन से हैं। तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, यानी कि द टू डिसएडवांटेज, दो हानि ऑफ द डिस्ट्रक्शन विनाश का ऑफ फॉरेस्ट आर, यानी कि वनों के विनाश के दो नुकसान निम्न है। सबसे पहला देखो, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, अभी मैंने बताया था पैसेज में, देखो यहाँ पे लिखा है, मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, दिस हैपेंस इन टू वेज, सॉइल इरोजन इंक्रीज एंड मैनीफोल्ड द सॉइल लिटरली गेट वॉश्ड अवे, यही नुकसान है, लिख दो। इट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन which in turn lead to an associated cycle of fluid and droughts, उसमें दिया गया था। तो it increases, ये बढ़ाता है soil erosion, मिट्टी के कटाव को, which जिसके परिणाम स्वरूप in turn lead, यानी कि बढ़ जाता है, to an associated cycle, चक्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, सूखे का चक्र, आप फ्लूड एंड ड्रॉट यानी कि बाढ़ और सूखे का। तो ये मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और सूखे का चक्र बढ़ जाता है। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा,
इट आल्सो हैज ए मेजर इम्पैक्ट, इट आल्सो ये भी है हैज ए मेजर इम्पैक्ट, एक मुख्य प्रभाव ऑन द प्रोडक्टिविटी उत्पादकता पर ऑफ आवर क्रॉप लैंड, यानी कि अपने क्रॉप लैंड का मतलब होता है फसल भूमि, तो इसका हमारी फसल भूमि की उत्पादकता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो वही तो मैंने बताया था, देखो हम अलग से नहीं बता रहे हैं, सारी क्वेश्चन आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। देखो दिस हैपेंस इन टू वेज, सॉइल इरोजन इंक्रीज मैनीफोल्ड एंड सॉइल लिटरली गेट वास्ट अवे, ठीक है, लीडिंग एंड एसेंट्यूटेड साइकिल ऑफ फ्लूड एंड ड्रॉट्स, बस यही सब लिखना है आपको इसमें, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, मैंने 2 नुकसान आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर कंप्लीट। व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, यानी कि पूछा जा रहा है कि खाना पकाने की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था दूसरा क्वेश्चन, द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी आर काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज, यानी कि द मेजर सोर्सेज मुख्य स्रोत ऑफ कुकिंग एनर्जी ऊर्जा आर काउ डंग, यानी कि गोबर गाय का, एंड क्रॉप वेस्टेज, ठीक है। क्रॉप वेस्टेज का मतलब होता है फसल अपशिष्ट, फसल जो होता है। तो खाना पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत गोबर और फसल अपशिष्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर जी दिखाए नहीं। इन मैनी प्लेसेज ऑफ आवर कंट्री काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, यही लाइन लिख दो, क्या है इसमें, वही चीज है, ठीक है। तीसरा देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तीसरा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन द सॉइल, यानी कि हरित क्रांति की तकनीक का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आपको लिखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। तो देखो लिखो यहाँ पे, मैनी सॉइल बिकम्स लेस fertile over time and farmer have to use increasing amount of fertilizers and other inputs to maintain yield, यानी कि मैनी सॉइल्स का मतलब कई मिट्टी becomes हो गए हैं लेस फर्टाइल, यानी कि कम उपजाऊ, ओवर टाइम समय के साथ, तो कई मिट्टी समय के साथ कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। एंड और फार्मर्स जो किसान हैं, ठीक है, हैव टू यूज इंक्रीजिंग, उनको यूज करना पड़ता है इंक्रीजिंग बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि उर्वरकों का अमाउंट, ठीक है, एंड और अदर इनपुट्स और अन्य जो आदान प्रदान है, ठीक है, टू मेंटेन यील्ड, यानी कि उनको उर्वरकों को आदान प्रदान भी बढ़ती मात्रा का उपयोग करना पड़ता है। तो कई मिट्टी के साथ साथ कम उपजाऊ हो जाती है और किसानों को उपज बनाए रखने के लिए उर्वरकों और अन्य आदानों की बढ़ती मात्रा का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चौथा देखिए, अनसीन पैसेज ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, किसमें, इंग्लिश में, और टफ कुछ नहीं है, आपको अपने पैसेज में ढूंढ कर आंसर लिखना। देखो चौथा, हाउ कैन द सॉइल बी एनरिच्ड, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि हाउ कैन बी, मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जा सकता है। तो देखो चौथा इसका आंसर देखो, सॉइल कैन बी एनरिच्ड, यानी कि इस मिट्टी को कैसे, बाई एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को ऐड करके कर सकते हैं, सच एज कंपोस्ट, और कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट खाद का, और कवर क्रॉप्स, ठीक है। तो कई मतलब मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद या कवर फसलें डालकर समृद्ध किया जा सकता है, ठीक है। सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाई एडिंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मिट्टी को कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, को डालकर, सच एज कंपोस्ट मैन्योर आर कवर क्रॉप्स, और कंपोस्ट खाद या कवर फसलें डालकर समृद्ध किया जा सकता है। देखिए आगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, सच एज जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास, और पोटास कैन आल्सो, उनका भी यूज्ड, उपयोग किया जाता है, टू एनरिच द सॉइल, यानी कि मिट्टी की समृद्धि को बढ़ाने के लिए। इसके साथ मिट्टी की समृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास जैसे रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवे का फर्स्ट है, ये वोकेबुलरी रहेगा, एक नंबर का 3। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफेक्ट, इस पैसेज में किसका मतलब अफेक्ट है। तो मैंने दिखाया था इम्पैक्ट, इस पैसेज में एक वर्ड आया है इम्पैक्ट, ये देखो इम्पैक्ट, इसी का मतलब इफेक्ट होता है, तो हमने लिख दिया 5 का फर्स्ट ऐसे लिख दीजिएगा इम्पैक्ट, ठीक है। सेकंड, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, इस पैसेज में माइनर का अपोजिट कौन सा है, ठीक है।
माइनर। देखो इसका अपोजिट होगा मेजर, ठीक है। मेजर भी मैंने दिखाया था इसी पैसेज में है, देखो ये मेजर, ये रहा मेजर, ठीक है। आगे देखो तीसरा, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन्स इन द पैसेज, मतलब जो बायोमास है इसका मतलब इस पैसेज में क्या है। तो देखो बायोमास मीन्स द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि बायोमास का अर्थ जीवित पदार्थ की मात्रा से है, ठीक है। बस हो गया। तो अनसीन पैसेज हमारा फिनिश हुआ, हमने पांचों का आंसर दिया। भैया आपको एग्जामिनर ऐसे 15/15 देगा, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंग्लिश है, ठीक है। मैं इसको और भी बेटर ढंग से अभी आगे नेक्स्ट लेकर आऊंगा, तब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब चलिए सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में हमारा आर्टिकल है और लेटर है, चलिए उसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हम आर्टिकल और लेटर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है। देखो मैंने सेक्शन नहीं डाला है, बट मैं बोल तो रहा हूं, आप सुन लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। इस पर हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखो जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आपको ऐसे एक पैसेज में बड़े से आर्टिकल एक ऐसे नहीं लिख देना है, पैसेजेस में, छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड करके लिखना है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे पैसेजेस में आर्टिकल को डिवाइड करके लिखें, दैट्स अ बेटर वे। और अगर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। मतलब आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो हेल्थ इज वेल्थ, हम इसको पैसेजेस में डिवाइड करके लिखेंगे, 3-4 पैसेज में। देखो आर्टिकल का मतलब होता है आप इसके बारे में लिखें कि स्वास्थ्य ही धन है, तो आखिर क्यों है इसके बारे में आपको लिखना। देखो द फ्रेज जो वाक्यांश है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। इज है, ठीक है। वेल नोन एडेज, यानी कि एक प्रसिद्ध कहावत, डैट जो हाइलाइट्स का मतलब प्रकाश डालता है, द इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य इन आवर लाइव्स, हमारे जीवन में। तो ये जो वाक्यांश है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। इंडीड वास्तव में हेल्थ, स्वास्थ्य इज है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि सबसे मूल्यवान, ठीक है, एसेस्ट संपत्तियों में से, सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से ये पर्सन जो एक व्यक्ति कैन पोजेस, यानी कि जो एक व्यक्ति के पास हो सकती है। तो वास्तव में स्वास्थ्य सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है जो किसी व्यक्ति के पास हो सकती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर वो स्वस्थ है तो वो धनी है भाई, क्योंकि स्वास्थ्य धन है। आपके पास बहुत पैसा हो, आप स्वस्थ नहीं है तो सारे पैसे बेकार लगेंगे, कुछ नहीं है लाइफ में। स्वास्थ्य धन है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमको अगर बुखार हो जाता है एक दिन तो खाना खाने का मन नहीं करता, तो तबीयत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा लगेगा। मन सच्चा तो कटौती में गंगा, मन चंगा, ठीक है। सॉरी मुझे याद नहीं था। आगे देखिए, इट इनेबल्स, ये जो है इट, यानी कि ये जो है हमें इनेबल अस, हमें प्रदान करता है टू एंजॉय लाइफ, यानी कि एंजॉय लाइफ का मतलब लाइफ को एंजॉय करना, एंड और परस्यू आवर गोल्स, यानी कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, विथ एनर्जी, ऊर्जा, एंड एंथुसिज्म, ऊर्जा और उत्साह के साथ। तो अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, तो ये हमें जीवन का आनंद लेने और ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स, ये बनाता है, सक्षम बनाना, ठीक है। समझ में आया। तो एक पैराग्राफ हमारा यहां पे हो गया, एक लाइन छोड़ के फिर से दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। देखो देयर आर मैनी रीजंस, ऐसे कई कारण हैं, व्हाई, क्यों, हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट, कि हेल्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है। फर्स्टली, सबसे पहला, गुड हेल्थ अलाउज अस टू लिव ए लॉन्गर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अलाउज अनुमति देता है, अस हमें, टू लिव रहने के लिए, ए लॉन्गर एक लंबा, एंड और मोर फुलफिलमेंट लाइफ, फुलफिलमेंट लाइफ का मतलब संतुष्टिदायक जीवन। तो सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य हमें लंबा और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने की अनुमति देता है, ठीक है। वी कैन परस्यू, यानी कि वी कैन परस्यू, हम जो है पूरा कर सकते हैं, आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को, एंड एक्सपायरेशन, अपने आकांक्षाओं को, एंड और एंजॉय द कंपनी, और हम एंजॉय कर सकते हैं लोगों के साथ को, आप लव वंस, यानी कि एक दूसरे से प्रेम करके, ठीक है। तो हम अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और प्रियजनों की संगति का आनंद भी ले सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो। इट आल्सो हेल्प्स अस टू अवॉइड इलनेस एंड डिजीज, यानी कि इट आल्सो, ये सहायता करता है अस, हमारी, टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, यानी कि अवॉइड का मतलब क्या होता है,
आप ही लोग बताएं। अवॉइड का मतलब जो होता है बचना, ठीक है। तो इलनेस बीमारी से एंड डिजीज रोगों से। तो ये हमें बीमारी से बचने में भी मदद करता है। व्हिच जो कैन बी बोथ कॉस्टली एंड डेबिलिटेटिंग, व्हिच जो कैन बी हो सकता है बोथ कॉस्टली बहुत महंगी एंड डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है दुर्बल करने वाली। तो जो महंगी और दुर्बल करने वाली हो सकती है, मतलब हेल्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो वेल्थ है भाई, ठीक है। स्वास्थ्य ही धन है, तो खुद को स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि 12-12 बजे रात तक पढ़ें फिर 4 बजे उठ जाएं, कम से कम 5-6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ्स में। देखो, फर्दर मोर इसके अलावा गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य इज लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ है टू ग्रेट प्रोडक्टिविटी यानी कि अधिक उत्पादकता एंड सक्सेस और सफलता पर। तो इसके अलावा अच्छा स्वास्थ्य अधिक उत्पादकता और सफलता से भी जुड़ा हुआ है। When जब वी फील हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं फिजिकली शारीरिक रूप से एंड मेंटली और मानसिक रूप से वेल अच्छा, वी कैन परफॉर्म हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एट आवर बेस्ट अपना सबसे अच्छा एंड और अचीव प्राप्त कर सकते हैं आवर गोल अपने लक्ष्य को बिट ग्रेटर इज बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दिस कैन लीड टू कैरियर सक्सेस, दिस कैन लीड, ठीक है, इससे पैदा हो सकती है टू कैरियर सक्सेस यानी कि अपने कैरियर में सफलता, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियली वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियली का मतलब होता है वित्तीय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, एंड और एसेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि एसेंस ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इससे करियर में सफलता, वित्तीय स्थिरता और व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। सेंस का मतलब होता है भावना, आप पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल्स हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर संक्षेप में बात करें, हेल्थ इज ट्रूली वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही सच में धन है। बाय इन्वेस्टिंग इन आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग यानी कि बाय इन्वेस्टिंग निवेश करके या इन्वेस्ट करके इन आवर फिजिकल अपनी शारीरिक एंड मेंटल वेलबींग और अपनी मानसिक भलाई के लिए, मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके वी कैन लिव ए हैप्पियर यानी कि हम बहुत ही खुशहाल, मोर प्रोडक्टिव अधिक उत्पादकता एंड मोर फुलफिलमेंट लाइफ और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई में निवेश करके, इन्वेस्ट करके हम अधिक और खुशहाल, अधिक उत्पादक और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। तो ये एक लेख था, 2 फुट लंबा लेख, मतलब ये जो है आर्टिकल था हेल्थ इज वेल्थ पे। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने 2-3 पैराग्राफ्स में इस आर्टिकल को लिखा है, तो ऐसे ही आपको जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है, गलत तरीके से मत लिखिएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल राइटिंग। अब चलिए देखते हैं लेटर राइटिंग को। तो देखिए लेटर राइटिंग जो है, हम इस टॉपिक पर आज लेटर लिखेंगे। सबसे पहले देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखे टू द एडिटर, संपादक को ऑफ ए नेशनल डेली, एक राष्ट्रीय दैनिक के, ठीक है। कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल की। यानी कि एक राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करें और एक पत्र व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखें, ठीक है। मतलब आपको पत्र लिखना है, ठीक है। कौन सा पत्र, लव लेटर नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको एड्रेस लिखना होता है। जब भी आप पत्र लिखें आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। जैसे देखो 15 मॉल रोड आगरा, अब हम आगरा से तो नहीं है भाई, हम जहां से हैं हम उसको भी लिख सकते हैं। अब एड्रेस में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। बस ये है कि एड्रेस अगर आप लिख रहे हैं तो वही एड्रेस लिखें, अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 मॉल रोड आगरा, ये हमने अपना एड्रेस लिखा। अब डेट डालना है मार्च 2 2024, 2 मार्च 2024 को भैया हमारा इंग्लिश का पेपर है, ध्यान रखिएगा। अब किसको पत्र लिख रहे हैं, टू द एडिटर, हम संपादक को लिख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यू दिल्ली, ठीक है। इनको हम पत्र लिख रहे हैं। तो पहले अपना एड्रेस, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको टू करके लिख दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हैं, तो ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, इतना। फिर सर लिखकर अपनी प्रॉब्लम को बताओ, क्या प्रॉब्लम है बेटा तुम्हें। देखो दिस लेटर, इस पत्र को टू योर स्टीम्ड यानी कि आपके सम्मानित दैनिक को, ठीक है। देखो
दिस लेटर, ये पत्र, टू योर एस्टीम्ड, आपके सम्मानित, डेली, दैनिक, इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस, यानी कि इन इंटेंडेड, इसका उद्देश्य जो है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, ठीक है, माई कंसर्न, अपनी चिंता, ओवर द इश्यू, इस इश्यू पर, आप एक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि असामान्य वृद्धि, इन डेली, दैनिक मतलब डेली का मतलब दैनिक, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, दैनिक परिवहन खर्चों में, ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स, यानी कि अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस पे, यानी कि आपके सम्मानित दैनिक को लिखे इस पत्र का उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण दैनिक परिवहन खर्चों में अत्यधिक वृद्धि के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करना है। मतलब हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई डेली जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है, उसमें तेल लगता है, ठीक है, डीजल या पेट्रोल, तो उसकी चिंता व्यक्त करते हुए हम इस पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, दिस लेटर टू योर एक्सटीम डेली इज इंटेंडेड टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द इश्यू ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज इन डेली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल हाइक्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ठीक है। तो यही आपको एबनॉर्मल हाइक्स, जो असामान्य अत्यधिक वृद्धि है, ठीक है, इसी पर हम चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, रिसेंटली, हाल ही में, द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैव एक्सेसिबली इंक्रीज्ड, यानी कि वो बेतहासा उसमें वृद्धि हुई है। एक्सेसिबली का मतलब बेतहासा इंक्रीज, वृद्धि हुई है अराउंड द इंटायर कंट्री, यानी कि पूरे देश में। तो हाल ही में पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हुई है। इन सम सिटीज, कुछ शहरों में, द प्राइसेस हैव गॉन, डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं हैव गॉन, वो चली गई हैं, इवन 105 रुपीज, यानी कि लगभग 105 रुपए फॉर 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की दाम। तो कुछ शहरों में कीमतें 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए से भी ऊपर चली गई हैं, ठीक है। ये देखो, दिस हैज बीन ए सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है फॉर फैमिलीज, उन परिवारों के लिए ऑफ लोअर इनकम स्केल, जिनका इनकम बहुत कम है, ठीक है। तो ये लोअर परिवार, निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए एक गंभीर समस्या है, ठीक है। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी, सर लिखकर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं। फिर आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, सो थ्रू दिस लेटर, इसलिए इस लेटर के माध्यम से, इन द कॉलम में, आप योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब इसलिए आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से और इस लेटर के माध्यम से, आई वांट टू अपील, मैं अपील करना चाहता हूं टू द गवर्नमेंट, सरकार से, टू इमीडिएटली, वो तुरंत ही कंट्रोल, नियंत्रित करे, द फ्यूल प्राइसेस, यानी कि ईंधनों का जो कीमतें हैं, टू गिव सम साइन, कुछ, और हमें कुछ प्रतीक दें, ऑफ रिलीफ का मतलब होता है थोड़ा आराम जिसको बोलते हैं, ठीक है, टू द सिटीजन, नागरिकों को, ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए इस लेटर के और आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आई वांट टू अपील टू द गवर्नमेंट, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, टू इमीडिएटली कंट्रोल द फ्यूल प्राइसेस, यानी कि वो जल्द ही फ्यूल, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करें, टू गिव सम साइन ऑफ रिलीफ टू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के नागरिकों को कुछ राहत दें, ठीक है, अपने देश के नागरिकों को कुछ राहत दे, रिलीफ का मतलब होता है राहत। फिर आपको योर सिंसियरली XYZ लिख देना है, नाम नहीं लिखना है, ठीक है। थैंक यू लिख दीजिएगा, या इधर योर सिंसियरली XYZ लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये लेटर था हमारा भैया, किस टॉपिक पर, ये लेटर जो हमारा था, ये मतलब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस लगातार बढ़ रही हैं, उस पर ये लेटर मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आ गया, लेटर राइटिंग भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन, रुचि सेड टू हिमांशु, रुचि ने हिमांशु से कहा, आई विजिटेड, मैंने यात्रा किया, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 2 ईयर एगो, 2 वर्ष पहले। तो मैंने 2 साल, देखिए रुचि ने हिमांशु से कहा, मैंने 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा किया था, यह यात्रा की थी, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को पहले यह समझना है ये कौन सा सेंटेंस है जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। देखो भैया, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो ये इंट्रोगेटिव है, ना तो ऑप्टेटिव है, ना एक्सक्लामेटरी है, ना इंपरेटिव है, ये असर्टिव है।
दूसरी चीज कौन सा टेंस है यहाँ पे, विजिट का सेकेंड फॉर्म लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। तो देखो लिखेंगे रुचि, रुचि सेड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो टोल्ड हिमांशु, हिमांशु जी, ठीक है, हिमांशु। बीच में लगाएंगे कंजक्शन दैट, ये लगा दिया हमने। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा रुचि से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है। सब्जेक्ट रुचि जी हैं। देखो रुचि ने हिमांशु से कहा, किसने कहा रुचि, किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट हिमांशु है, किसको कहा, हिमांशु जी को, ठीक है। तो यहां पे आई बदलेगा रुचि से, तो रुचि है भैया फीमेल, तो इनके लिए हम सी का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव के सी। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड ही होगा, विजिटेड, ठीक है। बाकी ऐसे आपको लिख देना है द वर्ड ट्रेड, द वर्ड ट्रेड। ध्यान से समझना, मैं बहुत स्लोली समझाता हूं आपको, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सेंटर टू ईयर, बाकी ऐसे लिख देना, थोड़ा सा चेंज करना है, 2 ईयर्स। एगो हमेशा बिफोर में बदल जाता है भैया, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में एगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो चुका है। रुचि टोल्ड हिमांशु दैट शी हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 ईयर्स बिफोर। बस हो गया, समझ में आ गया भैया। अब नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा क्वेश्चन, हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा। देखिए, डू यू नो वेयर प्रेम इज, क्या तुम जानते हो कि प्रेम कहां है। अब आप लोग कहेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट होंगे, अरे सर जी यहाँ पे डू भी लगा है, वेयर भी लगा है। देखो ध्यान दो, ये जो वेयर है ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है, एक और वेयर होता है। वेयर, इस वेयर का मतलब है कि कहां, इस वेयर का मतलब होता है कि कहां। तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं कि वेयर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब कि कहां होता है, ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। इंट्रोगेटिव तो यहाँ पे ऑलरेडी है, डू आगे है, ठीक है। तो हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने मुझसे कहा, डू यू नो वेयर प्रेम इज, क्या तुम जानती हो कि प्रेम कहां है, कि प्रेम कहां है, कि कहां आ गया, तो ये वेयर का मतलब है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़े ग्रामर को, उनको पता होगा। और यहां पे डू आ गया है, तो डू को हम इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे, देखो हर फादर, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि डू आगे है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, डू यू नो, यहाँ पे डू या डज का यूज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। तो देखो हर फादर, अब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है तो सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्क्ड मी। बीच में हम इफ लगाएंगे या वेदर आप लिख सकते हैं, तो इफ लगा देते हैं। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे आई, ठीक है। क्या लिखेंगे आप ही बताइए, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से बदला, ऑब्जेक्ट है मी, मी किसके लिए यूज होता है, आई के लिए, तो आई लिख देंगे सब्जेक्टिव केस। यहां पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो असर्टिव में बदलते हैं, ठीक है। तो यहां पे नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, क्योंकि देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया आई न्यू, वेयर को वेयर ही रहने देंगे भैया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला वेयर नहीं है। प्रेम भैया को प्रेम रहने देंगे, प्रेम को हम प्रेम नहीं बना सकते। इज को बदल देंगे वाज में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में इज है तो इनडायरेक्ट में वाज हो जाएगा। बस हो गया ये। हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर प्रेम वाज, बस हो गया, प्रेम भाई, प्रेम भाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। अब ये दो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन। देखिए इसी के 2 क्वेश्चन को पढ़ाने में 6 से 7 मिनट लग गए, तो सोचो 9 टॉपिक हैं तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस को, दूसरा टॉपिक। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी जो ब्रैकेट में है उसी को बनाना है, लेकिन मीनिंग ना बदले। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी था। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। ही वाज पनिश्ड,
उसे दंडित किया गया इनटू ये कंपाउंड सेंटेंस। इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना, मतलब देखिए दो सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, एक इधर एक इधर, तो दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, हम बनाएंगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ही वाज ऑब्स्टिनेट, मीनिंग ना बदले भैया, जो ऊपर है वही रहे, ही वाज ऑब्स्टिनेट, बीच में सिर्फ सो लगा देंगे, कंपाउंड में बदल जाएगा, सो ही वाज पनिश्ड, ऐसे लिख देंगे, सो ही वाज पनिश्ड। ये आपका बदल गया भैया कंपाउंड में, सिर्फ मैंने बीच में सो लगा दिया। देखो नीचे क्या है, ही वाज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी था, सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। तो वह जिद्दी था इसलिए उसे दंडित किया गया, ऊपर क्या था, वह जिद्दी था उसे दंडित किया गया, दोनों मीनिंग सेम है ऊपर नीचे, सिर्फ मैंने सो लगाकर इसको कंपाउंड में बदल दिया है भैया। ये हो गया आपका फर्स्ट सिंथेसिस। दूसरा देखो, ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीमा है, ही कैन नॉट विन द रेस, वो दौड़ नहीं जीत सकता। इसको सिंपल सेंटेंस में बदलना, तो इस तरह बदलो जैसे मैंने बताया था, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, टू वाला याद होगा, मैंने आपको बताया था, टू विन द रेस, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वो दौड़ जीतने के लिए बहुत धीमा है, ठीक है। और ऐसा भी दिया जा सकता है, इस वाले नीचे वाले सेंटेंस को दे दीजिए और कहा जाए रिमूव टू, TOO वाले टू को होता हो, तो आप इसको लिख दीजिएगा, बस हो गया, उल्टा लिख दीजिएगा, काम खत्म। तो ये आपका सिंथेसिस होता है, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना होता है, बट मीनिंग ना बदले। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको इसमें क्या होता है, इसमें हमें सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है, ठीक है। देखो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना है क्योंकि ये सुपरलेटिव में है। देखो दा लगा है और बिग में EST लगा है, बिगेस्ट, ठीक है। तो कैसे बदलोगे, तो देखो इस तरह लिखेंगे, कोलकाता इज, ठीक है, बिगर, कंपैरेटिव में हम ER लगाते हैं, ठीक है, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो कोलकाता इज बिगर देन एनी सिटी इन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि कोलकाता भारत के किसी भी शहर से बड़ा है, किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। ऊपर क्या था, कोलकाता भारत का सबसे बड़ा शहर है, इसको कॉम्परेटिव में बदलना था, तो हमने बदला कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत के किसी भी अन्य शहर से बड़ा है। हमें भी पता है भाई, मुंबई, कोलकाता, ये सब बहुत बड़े शहर हैं, और अब हमारा अयोध्या भी हो रहा है भाई, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा है सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो पहले ये बताओ भैया कि ये कौन सा टेंस है, बताइए। सी डिड नॉट, डिड लग गया, नॉट लग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की, किसने, उसने, ये सब्जेक्ट है, किसकी सहायता नहीं की, गरीब आदमी की, तो ये ऑब्जेक्ट है द पुअर मैन। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे द पुअर मैन, ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट ही तो लिखते हैं, तो द पुअर मैन। अब चूंकि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसका निगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज का यूज करते हैं, नॉट आपका ऑलरेडी है, नॉट लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई, सी को लिखेंगे हर, ठीक है, बाई हर, बस हो गया। बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सी नहीं लिखेंगे, हर लिखेंगे, ठीक है। दे होगा तो देम लिखेंगे, बी होगा अस लिखेंगे, ठीक है। तो सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी की सहायता नहीं की, इसको पैसिव वॉइस में बदलना था, तो द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाय हर, यानी कि ये पैसिव वॉइस में हो गया। सिंटैक्स पे आते हैं भैया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखो मतलब इसमें आपको पहचानना होगा आखिर गलती कहां है। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस में कुछ गलती होगी, उसको सही करके लिखो, दैट्स अ सिंटैक्स, ठीक है। देखो फर्स्ट है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। बताइए ये जो सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, इस सेंटेंस में कहां गलती है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस के किस शब्द में गलती है। देखो जब लाई, झूठ बोला जाता है तो टेल ए लाई लिखते हैं, लेकिन
जब सच बोला जाता है तो स्पीक ट्रुथ लिखते हैं, ए का यूज हम नहीं करते। तो यहां पे ए है ऑलवेज, बी है स्पीक, सी है ये, डी है ट्रुथ। तो इसमें ए में गलती है, ए हम नहीं लिखते। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ए का यूज हम नहीं करेंगे, यही गलती है और ए वाला आपका बिल्कुल सही है। बस हो गया, ठीक है। बी देखो, बी है सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार पटेल भारत के महान पुरुषों में से एक है। तो भैया ग्रेटेस्ट मैंस रहेगा, यहां पे एस रहेगा, तो यहां पे मैन में गलती है। तो देखो व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में किस वर्ड में गलती है? तो ए है वाज, बी है मैन, सी है ग्रेटेस्ट, डी है वन। तो मैन में इसमें गलती है भैया, मैंस रहेगा, ठीक है। जैसे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया अगर हो तो पोएट्स रहता है, महान कवियों में से एक है, कई कवि हैं। ऐसे यहां पे कई पुरुष हैं, महान पुरुष में से नहीं, महान पुरुषों में से एक है, तो मैन में गलती है, मैंस रहेगा। दो क्वेश्चन हमने इसका भी पढ़ लिया। देखिए दो दो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मैंने आपको पहले भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन बता रखे हैं, जाके सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। जल्दी जाकर देखो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। सुना है, नाम तो सुना ही होगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। देखो फर्स्ट है द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, ऑन द वेन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग बताना है। ए है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, बी है डेवलपिंग यानी कि विकास करता हुआ, सी है डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ, डी है स्ट्राइकिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन द वेन का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ। ऑन द वेन जो आपका आइडियम्स एंड फ्रेज है इसका मीनिंग होगा डिक्रीजिंग यानी कि घटता हुआ। ये ध्यान रखिएगा भाई, जुकाम है मुझे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको बताने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम बताओ भैया, आपकी प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए कमेंट करके। दूसरा द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, एक्ट अपॉन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? एक्ट अपॉन इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट। आप लोग जो ऑप्शन सही है, जो आपको पता है तुरंत कमेंट कर दो, आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सबसे आगे ए है टू वर्क हार्ड, बी है टू कंडक्ट, सी है टू एडवाइज, डी है टू फॉलो सजेशन। तो एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू फॉलो सजेशन यानी कि सुझाव का पालन करना, एक्ट अपॉन, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो इसमें आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस में दिया जाता है कि आखिर इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट अपॉन, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं, जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखो फर्स्ट है द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का एंटोनिम क्या होगा? स्टेल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए स्टेल का मतलब होता है बासी, जैसे बासी भोजन हो, बासी चीजें हो, वो स्टेल का मतलब बासी होता है। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा? जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिसने अच्छे से तैयारी की है, वो देखते ही पहचान गए होंगे सर जी कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताओ, जिसको जिसको पता है कमेंट कर दो, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो। ए है फ्लैश, बी है प्लस, सी है फेक, डी है फ्रेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेश। देखो स्टेल का मतलब होता है बासी, फ्रेश का मतलब होता है ताजा, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ सेवर इज, सेवर SEVERE है सेवरे, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इसका मतलब, इसका एंटोनिम क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता है कठोर, सेवर का मतलब होता है कठोर। तो ए है माइल्ड, बी है बोल्ड, सी है फर्टाइल, डी है हाइड। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो इसका मतलब तो कठोर होता है, तो इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, माइल्ड इसका सही होगा। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, तो कठोर का एंटोनिम्स होगा हल्का। सिंपल सा है, कोई चीज कठोर है, कोई चीज हल्की है, दैट्स अ सिंटोनिम, सॉरी एंटोनिम्स भी थी, ठीक है, एंटोनिम्स होंगे वो आपस में। नेक्स्ट देखो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जैसे एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, ऐसे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम ही हो, ठीक है। देखो द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस इज, डिस्पाइस का सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्पाइस, देखो डिस्पाइस का मतलब क्या होता है?
कोई जानता हो तो बताओ, जल्दी कमेंट करो। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, जो बहुत सारे लोग करते रहते हैं। घृणा का मतलब होता है नफरत जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी किसी से नफरत करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, ठीक है। तो घृणा का क्या होगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स। ए है लव, लव का मतलब तो प्यार होता है। बी है हेट, हेट का मतलब घृणा। सी है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब आदर। डी है सिलेक्ट, सिलेक्ट करना, तो हेट होगा भैया। डिस्पाइस का मतलब घृणा, हेट का मतलब भी घृणा, क्योंकि ये सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखे। देखो दोनों वर्ड अलग अलग हैं बट इनके मीनिंग एक ही है, घृणा, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछा जाता तो लव होता, प्यार, ठीक है, लवेरिया। दूसरा देखो, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा? फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ए है फुलिश, बी है वाइड स्पोकन, सी है सेमलेस और डी है कैंडिड। तो इसका कैंडिड होगा भैया। देखो जैसे फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी होता है ना, वैसे कैंडिड का मतलब भी स्पष्टवादी होता है। तो फ्रैंक का जो सिनोनिम्स होगा वो कैंडिड होगा। जैसे सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी शब्द। जैसे आप लोग अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं हिंदी में, तो वो हिंदी में लिखा रहता है, हिंदी में ही आपको आंसर देना होता है, बट यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे देखो एन इंक्लूजर, इंक्लूजर का मतलब होता है घेरा। फॉर ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन का, नर्सिंग पालन पोषण का, एंड कीपिंग और रखने के लिए। आप बर्ड चिड़िया को, तो पक्षियों के प्रजनन पालन पोषण और रखने के लिए एक घेरा जो होता है, एक जगह जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पक्षियों को केवल। तो ए है एपायरी, बी है एवायरी, सी है जू, डी है आर्मोरी। तो जू का मतलब तो चिड़ियाघर होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ चिड़िया ही नहीं, सिर्फ पक्षी ही नहीं, जंतु, जीव जंतु भी रहते हैं। इसका एवायरी होगा। एवायरी का मतलब होता है पक्षियों का जो चिड़िया खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चिड़ियाघर, चिड़िया खाना, सॉरी चिड़िया खाना, इसमें चिड़िया ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। एंड इंक्लूजर फॉर ब्रीडिंग, नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के प्रजनन पालन पोषण और रखने के लिए एक जो घर होता है, एक जगह होता है, उसको चिड़िया खाना बोलते हैं, एवायरी, एक वर्ड में, ठीक है। इसके बाद दूसरा, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो किसी चीज का डार्क साइड देखता हो, ठीक है, जो स्याह पक्ष होता है, अंधेरा साइड जो होता है उसको देखता हो, उसको क्या कहते हैं? ए है ऑप्टिमिस्ट, बी है पेसिमिस्ट, सी है डार्की, डी है होपलेस। तो भैया उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। मतलब जो चीजों को अंधेरे में देखता हो, स्याह पक्ष देखता हो, उसको हम लोग पेसिमिस्ट बोलते हैं, मतलब निराशावादी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क साइड ही हमेशा देखता है, ठीक है। तो निराशावादी होगा। बस हो गया, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, होमोफोन्स। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अ होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है, आपको चूज करना होता है कौन सा सही होगा। इसके ऊपर दिखने में सारे सेम लगते हैं भैया, लेकिन ध्यान से देखो। फर्स्ट है द, फिर डॉट डॉट किया गया, आप माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड। अब आपको बीच में बताना है, इस डॉट डॉट की जगह पर, इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर आप क्या भरेंगे। ए है एसेंट, बी है एसेंट, सी है एसेंट, डी है नन ऑफ दीज। तीनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं भाई, एसेंट एसेंट एसेंट, लेकिन सही क्या होगा? देखो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड, यानी कि द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई, ठीक है। आप माउंट एवरेस्ट का इज रियली, वास्तव में, हीरोइक डीड यानी कि एक वीरतापूर्ण कार्य है, ठीक है। हीरोइक का मतलब वीरतापूर्ण, डीड का मतलब कार्य। तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वास्तव में एक वीरतापूर्ण कार्य है, वीरतापूर्ण कार्य है। सभी लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं कर सकते, हम तो डर के मारे ही गिर जाएंगे ऊपर से, ठीक है। तो द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली ए हीरोइक डीड, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वास्तव में एक वीरतापूर्ण कार्य है। दूसरा, बस यही सी वाला सही कर देना, इसको यहीं पे भर दोगे काम हो जाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी दिया जाता था, ऐसे एसेंट एसेंट दोनों को दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इनका मीनिंग क्लियर करो, अलग से भी दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, द ब्लूमिंग फ्लावर्स बियर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द ईगोटिस्ट, वेल, एथिस्ट,
वेल। ये दोनों देखिए अलग से ऑप्शन आ गए हैं गलती से, तो इनको मत ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है द ब्लूजमिंग यानी कि खिलते हुए फूल, ब्लूजमिंग खिलते हुए फ्लावर्स फूल, बियर एडिंग बढ़ा रहे हैं, द ब्यूटी सुंदरता ऑफ द, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वेल। वेल का मतलब होता है घाटी, ठीक है। तो खिलते हुए फूल घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। द ब्लूजमिंग फ्लावर्स वी आर एडिंग टू द ब्यूटी ऑफ द वेल। वेल का मतलब होता है घाटी। तो खिलते हुए फूल घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कोई जगह हो बहुत ही काफी ज्यादा सुंदर हो और उसी में अगर फूल खिला हो भाई, तो कितना अच्छा लगेगा। फूल तो हर जगह अच्छा, फूल किसको अच्छा नहीं लगता? हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। फ्लावर इज फ्लावर, ऑलवेज फ्लावर, ठीक है, हो गया। तो ये आपका था होमोफोन्स। ये हमारा 9 नंबर टॉपिक था, है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो ये हमारे किस चैप्टर का है? द राइट ट्रैप जो चैप्टर है हमारे प्रोज में, मैंने उससे ये क्वेश्चन लिया है। अब आप कहेंगे सर जी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब चैप्टर से क्यों नहीं लिया? इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर्च करो एक एक चैप्टर का, द लास्ट लेसन चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, पूरा क्वेश्चन मैंने बताया शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक। उसके बाद में सर्च करो उसके बाद सेकंड चैप्टर सर्च करो, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, सारा क्लासेस मैंने दिया है। नहीं देख रहे हो, गलती आपकी है। देखो क्या है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, यानी कि व्हाई क्यों वाज था द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान, ठीक है। सो टॉकेटिव इतना बातूनी, एंड फ्रेंडली और मित्रवत, विथ द पेडलर, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला। तो किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था? वो फेरी वाले से इतना बातें क्यों करता था और मित्रवत बातें करता था, ऐसा क्यों था? तो देखो, द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, द क्रॉफ्टर फेरी वाले के पास, सॉरी किसान के पास, हैड नो वाइफ उसके पास जो है पत्नी नहीं थी, यानी कि फेरी वाले की पत्नी नहीं थी क्योंकि उसने शादी ही नहीं किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, फेरी वाला नहीं, सॉरी क्रॉफ्टर का मतलब किसान होता है, ठीक है। तो किसान की पत्नी नहीं थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वाज ऑल एलोन, ही वाज वो था ऑल एलोन बिल्कुल अकेला, ठीक है। तो वो बिल्कुल अकेला था, ठीक है, ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रेन, उसके पास बच्चे भी नहीं थे। भाई शादी नहीं होगी तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, ही वो वाज था हैप्पी खुश, टू हैव समवन टू टॉक, किसी से बात करके, टू इन हिज लोनलीनेस यानी कि अपने अकेलेपन में। तो वो अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए बहुत खुश था, किसी से बात वो करता था तो बहुत खुश रहता था। देखो वाइफ जो होती है वो अपनी बातें शेयर किया जाता है उससे, ठीक है। अब इसके पास जब वाइफ ही नहीं थी तो किसके साथ शेयर करेगा? तो किसी को भी पा जाता था तो उसके साथ बहुत फ्रेंडली बातें करता था। तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी व मित्रवत क्यों था? तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, किसान की कोई पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। ही हैज नो चिल्ड्रेन, उसके बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, वो अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर बहुत खुश था भाई, ठीक है। बस हो गया, इतना सा लिखना। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, ये हम पढ़ेंगे प्रोज में। पोएट्री में हम एक एक्सट्रैक्ट यानी कि स्टैंजा और एक सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सारी चीजें मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कहां से, डिड द पेडलर फेरी वाले को गेट द आइडिया विचार आया, ऑफ द वर्ड संसार के बारे में, बीइंग ए रैट ट्रैप कि वो एक चूहेदानी है। यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। चूहेदानी जानते हैं, जिससे चूहे को पकड़ा जाता है, एक उसमें कुछ रख दिया जाता है चारे के रूप में, ठीक है, आटा रख दिया गया, कुछ रख दिया गया, और जो चूहे होते हैं उसके लालच में चले जाते हैं और उसको बंद करके पकड़ लिया जाता है। तो फेरी वाले को भी एक आइडिया आया कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और हम चूहे हैं, ठीक है, हम नहीं है भाई, ऐसा उसको लगा, ठीक है। तो देखिए, ड्यूरिंग के दौरान, वन ऑफ हिज वांडरिंग, यानी कि अपनी एक यात्रा के दौरान, ठीक है, अपनी एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप, अपने चूहेदानी के बारे में। तो अपनी एक यात्रा के दौरान वो अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली अचानक, ही वाज स्ट्रक,
उसे ही वाज स्ट्रक, वो फंस गया बाय द आइडिया, विचारों से, दैट की द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, अबाउट हिम, उसके बारे में, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट लेकिन ये बिग राइटर एक बड़ी चूहेदानी है। तो उसे ये विचार आया कि उसके बारे में पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और हम लोग चूहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग किसी के लालच में कहीं जाते हैं चारा लेने, वैसे ही हमको बंद कर दिया जाता है और दुनिया से अलविदा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन था कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपनी एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक उसे ये विचार आया, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, पूरी दुनिया के बारे में, वाज नथिंग बट ये बिग रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं, एक बड़ी चूहेदानी है। ठीक है, ऐसा उसको विचार आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हमने बताया 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग हम पढ़ेंगे जैसे हमारे एग्जाम में आता है। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मैं लॉन्ग बता रहा हूं, फिर हम पोएट्री को पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री के पढ़ेंगे, ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी चैप्टर का है। देखो क्या है, अटेम्प्ट, चित्रण करो, ये कैरेक्टर, चरित्र चित्र, स्केच, चित्रण कीजिए ऑफ द पेडलर, यानी कि फेरी वाले का, इन द स्टोरी, इस कहानी में। तो कहानी में फेरी वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। फेरी वाला कौन था, क्या करता था, ये आपको बताना है, मतलब उनका पूरा चरित्र चित्रण करना, उनके बारे में पूरा बताना है। तो देखो द राइटर, जो लेखक हैं, ठीक है, लेखक, ड्रॉज, वो चित्रण करता है, द कैरेक्टर का, ऑफ द पेडलर, यानी कि फेरी वाले के, विथ सिंपैथी, सहानुभूति के साथ। तो लेखक फेरी वाले के चरित्र का चित्रण सहानुभूति के साथ करता है। ठीक है, ही वाज ए टैल मैन, वो एक लंबा आदमी था, जो फेरी वाला था वो एक लंबा आदमी था। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन, ही हैड, उसके पास थी, हिज ओन, अपनी खुद की, इमेजिनेशन, कल्पना, तो उनकी अपनी कल्पना थी। ही और रैक्स, यानी कि उसने कपड़े पहने हुए थे, एंड और हंगर, जो भूख है, ग्लीम्ड, वो झलक रही थी, इन हिज आई, उसके आंखों में। तो उसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में भूख चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो भूखा है बेचारा। ठीक है, ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, ही सोल्ड, वो उसने बेचे, सेल्फ मेड, स्वनिर्मित, जिसको बोलते हैं खुद से बनाई गई, स्मॉल रैट ट्रैप, छोटी चूहेदानी, ऑफ वायर, जो कि तार से बनी थी। तो उन्होंने तार के स्वनिर्मित छोटे चूहेदानी बेचे। ठीक है, ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस, ही हैड, उसके पास थी, सम, कुछ, ह्यूमन वीकनेस, मानवीय कमजोरियां, लाइक स्टीलिंग, मतलब चोरी करना, जैसे चोरी करना, एंड बिगिनिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, और बिगिनिंग, ठीक है, और पूरा करना, टू फुलफिल, पूरा करना, हिज बेसिक नीड, अपने बुनियादी जरूरतों को। तो उसमें कुछ मानवीय कमजोरियां थी, जैसे अपनी बुनियादियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करना और भीख मांगना। ठीक है, मतलब उसकी कमियां थी, वो चोरी भी कहीं कहीं कर लेता था और भीख तो मांगता ही था। ही स्पेंट हिज नाइट वेयर एवर ही डिजायर्ड, ही स्पेंट, वो बिता देता था, हिज नाइट, अपनी रातें, वेयर एवर, जहां कहीं भी, ही डिजायर्ड, उसकी इच्छा होती थी। तो उन्होंने अपनी रातें जहां चाहा वहां बिताई, उसका कोई घर नहीं था। ही हैड नो प्लेस टू लिव, उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। ही इज, ये बैजे बॉन्ड कम, यानी कि वो एक आवारा, बेगर कम, भिखारी, ये पेटी थीप और एक छोटा चोर था। वो एक आवारा, भिखारी और छोटा चोर था। ठीक है, मतलब भाई ये जो कंडीशन है वो किसको कहां लेकर चली जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा खुद को आगे रखो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में आप आगे होने चाहिए, क्योंकि कंडीशन किसकी कब बदल जाए, कब कोई अमीर से गरीब हो जाए और कब कोई गरीब से अमीर हो जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो कभी कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
आगे देखिए, ही फील्स, उसे लगता था डैट की द वर्ल्ड, ये संसार, इज लाइक ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी की तरह, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उसे लगता था कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेज, यानी कि जितने भी धन, जॉय, सुख, फूड, भोजन, क्लॉथिंग, कपड़े, वस्त्र, एंड शेल्टर, और जो आश्रय है, आर जस्ट बेड्स, वो एक चारा है। बेड्स का मतलब चारा। तो उस उनके अनुसार सभी धन, सुख, भोजन, वस्त्र और आश्रय केवल चारा है। जैसे चूहे चारा देख कर जाते हैं और चूहेदानी में फंस जाते हैं, वैसे ये सब सिर्फ एक चारा है। ठीक है। एनीवन हु टचेस द बेड्स, यानी कि जैसे चूहे छूते हैं ना जाकर वैसे फंस जाते हैं, तो वो कहते हैं एनीवन, कोई भी, हु टचेस, जो छूता है जब बेस्ट चारे को, द रैट ट्रैप, चूहेदानी, क्लोज, बंद हो जाती है, ऑन हिम, उस पर। तो जो कोई भी चारा छूता है चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है। जैसे चूहे जाते हैं चारा खाने के लिए, कुछ खाने के लिए, बस चूहेदानी को बंद कर दिया जाता है, वैसे ही ये मनुष्य की कल्पना तुलना कर रहे हैं। देन एवरीथिंग, और फिर सब कुछ, कम्स टू एन एंड, सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइनली, अंततः, ही ट्रांसफॉर्म, वो बदल देता है हिमसेल्फ, खुद को, इनटू ए जेंटलमैन, एक सज्जन पुरुष के रूप में। अंततः वो अपने आप को एक सज्जन पुरुष के रूप में बदल देता है। तो क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, पढ़ाना और समझाना अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको समझ में ही ना आए तो मेरे पढ़ाने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन। हम पढ़ाते हुए चले जाएं, आप समझेंगे ही नहीं, तो हमारे पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, क्वेश्चन, अटेम्प्ट या कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी, यानी कि कहानी में फेरी वाले का चरित्र चित्रण करो। देखो, मैं अब बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं बताऊंगा, ऐसे डायरेक्टली। द राइटर्स ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ पेडलर विथ सिंपैथी, यानी कि लेखक फेरी वाले का चरित्र चित्रण सहानुभूति के साथ करता है। ही हैड हिज ओन इमेजिनेशन, उसकी अपनी कल्पना थी। ही ओर रैग्स एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में भूख झलक रही थी। ठीक है, भूख चमक रही थी। आगे देखिए, ही सोल्ड सेल्फ मेड स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, वो तार से बना स्वनिर्मित चूहेदानियों को बेचता था। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक स्टीलिंग एंड बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, यानी कि वो उसमें कुछ मानवीय कमजोरियां थी, जैसे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करना और भीख मांगना। जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, सबको पता है। He spent his night wherever he desired, उन्होंने अपनी रातें जहां चाहा वहां बिताई। He had no place to live, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। He is a vagabond कम बेगर, कम ये पेटी थीप, वो एक आवारा भिखारी और एक छोटा चोर था। He feels that the world is like a rat trap, उसे लगता था कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। ठीक है, उसे ऐसा लगता था कि जो पूरी दुनिया है ये एक चूहेदानी की तरह है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल रिचेज, जॉय, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर जस्ट बेड्स, उसके अनुसार धन, सुख, भोजन, वस्त्र और आश्रय ये सब केवल एक चारा है। एनीवन हु टचेज द बेड्स, द रैट ट्रैप क्लोज्ड ऑन हिम, और जो कोई भी उस चारे को छूता है चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइनली ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू ए जेंटलमैन, और अंततः वो खुद को एक सज्जन व्यक्ति में बदल देता है। बस हो गया, यही था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। प्रोज हमारा हो गया। प्रोज से हमने 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग देखे। भाई काफी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पोएट्री पे चलते हैं। अब देखिए, पोएट्री में पहले आपका स्टैंजा आएगा, और कितने नंबर का आएगा? पूरे 6 नंबर का आएगा। इसमें एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, जैसे ये दिया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन देखिए 1 2 3 करके दिए जाएंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। Fisherman in the old sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. ये किस चैप्टर का है? ये कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा क्या जरा देखो, कीपिंग क्वाइट, हमेशा शांत रहो। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन
फिशरमैन का मतलब क्या होता है बताइए? फिशरमैन का मतलब होता है जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, ठीक है। इन द कोल्ड सी, यानी कि ध्रुवों के समीप जो ठंडा समुद्र होता है उसमें, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट नहीं पहुंचाते, हार्म नुकसान, व्हेल्स को, जो मछलियां होती हैं, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि शांति के क्षण में मछुआरों को आभास होगा कि उन्हें बड़ी मछलियों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। मतलब जो व्हेल है, जो मछली है, उसको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, उल्टा उन्हीं पर आक्रमण कर देगा। तो व्हेल के आगे एक मनुष्य की क्या औकात है? नो। एंड द मैन, और वो आदमी, गैदरिंग जो इकट्ठा करता है सॉल्ट नमक, ठीक है, वुड लुक वो देखेगा, एट हिज हर्ट अपने हर्ट का मतलब यहाँ पे होगा घायल, ठीक है, हैंड्स हाथ को, तथा नमक एकत्रित करने वाले श्रमिक का ध्यान अपने घावों पर केंद्रित हो सकेगा। मतलब जो नमक एकत्रित कर रहे हैं लोग, उनको अगर घाव है तो नमक लग जाने पर, घाव पर नमक लगता है ना तो बहुत जलता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो मछुआरे हैं वो कभी बड़ी मछलियों यानी कि व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो नमक एकत्रित करने वाले श्रमिक हैं वो अपने घावों पर केंद्रित रहेंगे कि कहीं नमक उनके घाव पर न लग जाए। तो ऐसा वो लोग कह रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, उसको हमें समझना होगा। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू? व्हाट क्या, वुड करेंगे, द फिशरमैन नॉट डू करेंगे, ठीक है। तो मछुआरे क्या नहीं करेंगे बताइए? मछुआरे क्या नहीं करेंगे? तो मछुआरे समुद्र में व्हेलों को चोट या घायल नहीं करेंगे, यही लिख देना। दूसरा, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? यानी कि जो नमक इकट्ठा करने वाले आदमी है वो क्या करेगा, ठीक है। तो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी शांत क्षण में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और अपने घायल हाथों को देखता है, ठीक है। तीसरा, व्हाट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ? कवि किस क्षण की बात कर रहा है? जो कवि जी हमारे हैं ये किस क्षण की बात कर रहे हैं? तो तीनों का आंसर हमें लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो ध्यान देना थोड़ा सा, हमने आंसर लिख रखा है बाय द वे, देखो ऐसे लिखना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें फिशरमैन डॉट डॉट करके हर्ट हैंड्स ऐसे लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि आपने यही वाला किया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू? मछुआरा क्या नहीं करेंगे? तो लिख दो ऐसे, द फिशरमैन वुड नॉट हर्ट और इंजर द व्हेल्स इन द सीज। यानी कि द फिशरमैन वुड नॉट नहीं करेंगे, हर्ट का मतलब होता है घायल, और इंजर का मतलब क्या होता है? इंजर का मतलब होता है, देखिए हर्ट का मतलब होता है चोट, इंजर का मतलब होता है घायल। द व्हेल्स को इन द सी, समुद्र में। तो मछुआरे समुद्र में व्हेलों को चोट या घायल नहीं करेंगे। व्हेल्स मछलियां जो होती हैं उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यही लिखना है भाई। पोएट्री थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू? नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा? तो देखो, द मैन गैदरिंग, वो आदमी जो इकट्ठा करता है सॉल्ट नमक, वुड स्टॉप वो रुक जाएगा, फॉर ये व्हाइल कुछ क्षण के लिए, एट द क्वाइट मोमेंट शांति क्षण में, एंड लुक और देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड अपने घायल हाथ को। तो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी शांत क्षण में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और अपने घायल हाथों को देखता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग ऑफ? जो कवि हैं वो किस मोमेंट की बात कर रहे हैं? तो द पोएम इज टॉकिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस। यानी कि द पोएट जो कवि हैं इज टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं ऑफ द मोमेंट, उस क्षण की, ऑफ स्टिलनेस स्थिरता की, एंड क्वाइटनेस और शांति की। तो कवि शांति और शांति के स्थिरता के क्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3, ये 2 नंबर का रहेगा, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। 6 नंबर आपको दिया जाएगा, बस हो गया, सिंपल सा है। क्या है इसमें? तो ऐसे ही स्टैंजा आपको सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक ऐसे सेंट्रल आइडिया को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो, इस बार आपके इंग्लिश के पेपर में आएगा। है ए थिंक ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया। मैंने बताया 3 सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी और माय मदर एट 66। जो इस तीनों को याद करके जाएगा वो 4 में 4 नंबर लाएगा। ये 4 नंबर का आता है। देखो इसको समझो थोड़ा सा। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्र बिंदु, जो केंद्रीय विषय होता है वो क्या है, आपकी जो कविता है उसका केंद्रीय बिंदु क्या है। तो देखो ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जो सौंदर्य की चीज है। देखो द सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु जो है, केंद्रीय विचार ऑफ द पोएम, इस कविता की, लाइज वो निहित है इन द वेरी ओपनिंग, एक प्रारंभिक
ओपनिंग लाइन पंक्ति में, ठीक है, ऑफ द पोएम, पोएम के ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, यानी कि सौंदर्य की एक चीज। तो कवि का केंद्रीय विचार कविता की प्रारंभिक पंक्ति सौंदर्य की एक चीज में निहित है। ए थिंग का ब्यूटी का मतलब सौंदर्य की एक चीज। देखिए अगर कोई ब्यूटी है, ब्यूटी जो है वो सबको आकर्षित करती है। ब्यूटी का मतलब ही होता है सुंदर, और सुंदर चीजें देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं भाई। सुंदरता ही जो है आकर्षण की पहचान है। बहुत सुंदर मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, तो हम उसको देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, दिल से। आगे देखिए, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर वस्तु इज ऑलवेज, वो हमेशा ट्रिजल्ड, मापी जाती है, यानी कि संजोकर रखी जाती है, इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, बिकॉज, क्योंकि, इट्स प्रोवाइड, ये हमें प्रदान करती है, अस, हमें, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, एंड एवरलास्टिंग और चिरस्थायी, जॉय का मतलब होता है आनंद। तो कहा जा रहा है कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजोकर रखी जाती है, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिए, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड, यानी कि द हैप्पीनेस, वो खुशी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो खुशी, दैट जो एनीथिंग ब्यूटीफुल, कुछ सुंदर, प्रोवाइड्स, वो प्रदान करती है, यानी कि कहा जा रहा है कोई भी खूबसूरत चीज जो खुशी प्रदान करती है, नेबर फेड्स, वो कभी नहीं, फेड्स का मतलब होता है शून्य होना, या फिर फेड का मतलब होता है जो कभी ना मुरझाए, ठीक है, इनटू नथिंगनेस, शून्य। तो कोई भी खूबसूरत चीज जो खुशी प्रदान करती है वो कभी शून्य नहीं होती, बट लेकिन मल्टीपल मैनीफोल्ड, वो कई गुना बढ़ जाती है, व्हेन एवर, जब कहीं भी, इट रिटर्न्स, वो लौटती है, टू आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, तो वो हमारे दिमाग में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। मतलब कहा जा रहा है, देखो फिर से यहाँ से, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेरेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, यानी कि कोई भी खूबसूरत चीज जो खुशी प्रदान करती है वो कभी भी शून्य नहीं होती, बल्कि जब भी वो हमारे दिमाग में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखिए, ब्यूटी, सुंदरता, इन व्हाट एवर फॉर्म, वो चाहे किसी भी रूप में पाई जाए, इट में बी फाउंड, वो पाई जाए, इज एन इटर्नल, वो जो है एक इटर्नल जॉय का मतलब होता है शाश्वत आनंद, ठीक है, वो शाश्वत आनंद है टू ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों के। तो सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए, मनुष्य के लिए एक शाश्वत आनंद है, बिकॉज, क्योंकि, इट ऑफर्स, ये प्रदान करती है, ऑफर का मतलब अवसर प्रदान करती है, ह्यूमन, मनुष्यों को, द कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, निरंतर अवसर, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो क्योंकि ये मनुष्य को उसकी सुंदरता पर विचार करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है, ठीक है, ऑन दैट ब्यूटी, और वो सुंदरता, which stands in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives, ठीक है, और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में, देखिए अगलीनेस, जो कुरूपता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ आवर एवरीडे लाइव्स, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की निराशा, नीरसता और कुरूपता को बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा, ठीक है, और मोनोटोनी का मतलब होता है नीरसता, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की निराशा, नीरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे, सेंट्रल आइडिया देखो, द थिंग ऑफ ब्यूटी, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कवि का जो केंद्रीय विचार है, सेंट्रल आइडिया है, वो कविता की प्रारंभिक पंक्ति सौंदर्य की एक चीज में निहित है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रिजल्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, यानी कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमारे मन में संजो कर रखी जाती है, क्योंकि ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करती है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, कोई भी खूबसूरत चीज जो हमें खुशी प्रदान करती है वो कभी भी शून्य नहीं होती, बल्कि जब भी वो लौटती है हमारे दिमाग में तो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी found in an eternal joy to humans because it offers humans the constant opportunity
टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी। ठीक है, यानी कि सुंदरता वो चाहे किसी भी रूप में पाई जाए, देखो ब्यूटी सुंदरता इन व्हाट एवर फॉर्म इट में बी फाउंड, वो चाहे किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन, क्योंकि वो मनुष्य को उस सुंदरता पर विचार करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है, on that beauty which stand in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives, और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की निराशा, मोनोटोनी का मतलब डिजेक्शन का मतलब निराशा, मोनोटोमी का मतलब होता है नीरसता, एंड अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता, तो ये उसके बिल्कुल विपरीत है। तो ये आपका हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। अगर आप लोग माय मदर 866 का सेंट्रल आइडिया चाहते हैं तो सर्च कर लो माय मदर 866 सेंट्रल आइडिया शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सप्लीमेंट्री रीडर पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ये सप्लीमेंट्री रीडर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये चैप्टर 5 से है, ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, ये चैप्टर जो है सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 है। आप लोग कहेंगे सर चैप्टर 1 2 3 4 का क्या होगा, तो आपका क्या होगा जनाबी अली, चैप्टर 1 2 3 4 आप लोग सर्च करो, पढ़ो, मैंने बताया है क्वेश्चन और आगे भी मैं बताऊंगा, नो टेंशन। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न्ड, यानी कि हाउ कैसे डिड डेरी ने गेट हिज फेस, अपने चेहरे को बर्न्ड जला दिया। तो अपने जले हुए डेरी का चेहरा कैसे जल गया, इसका मतलब होगा डेरी का चेहरा कैसे आखिर जल गया, चेहरा। ठीक है, किसी का फेस, देखो फेस जो है वो सुंदरता होती है, अगर फेस आपका अच्छा है तो आपको लोग बहुत अच्छी नजर से देखेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि फेस अच्छा रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कहता जिनका फेस अच्छा नहीं है उनके लिए मैं डिमोटिवेशन नहीं बोल रहा हूं। देखो फेस जो है वो थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता है, थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। तो देखो कैसे जल गया था डेरी का चेहरा, तो द फेस ऑफ डेरी का चेहरा डिड नॉट गेट, वो नहीं बर्न जला था विथ फायर, आग से। डेरी का चेहरा जो है वो आग से नहीं जला। क्या हुआ, वंस डेरी, एक बार डेरी हिमसेल्फ स्वयं अननोइंगली, मतलब अनजाने में, गॉट एसिड, उनके ऊपर एसिड गिर गया था, ऑल डाउन साइड यानी कि नीचे की तरफ, ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे के, एंड द एसिड, और जो एसिड है बर्न्ड, उसने जला दिया इट ऑल अवे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि डेरी का चेहरा जो है, एक बार डेरी के चेहरे पर अनजाने में तेजाब पड़ गया। ठीक है, एंड द एसिड बर्न्ड इट ऑल अवे, और तेजाब ने उसे जला दिया। तो क्वेश्चन आपका था हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न्ट, यानी कि डेरी का चेहरा कैसे जल गया। तो द फेस ऑफ डेरी डिड नॉट गेट बर्न्ड विथ फायर, यानी कि डेरी का चेहरा आग से नहीं जला। वंस डेरी हिमसेल्फ अननोइंगली गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन साइड ऑफ हिज फेस, एक बार डेरी के चेहरे पर अनजाने में तेजाब पड़ गया, द एसिड बर्न्ड इट ऑल अवे, और तेजाब ने उसे जला दिया। ठीक है, मार डाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी इसी चैप्टर का है, हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमान लैम्ब कौन थे। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, हाउ डज डेरी गेट इनटू, कैसे प्रवेश करता है, इन हिज गार्डन, उनके बगीचे में। डेरी उनके बाग में किस प्रकार प्रवेश करता है, मतलब डेरी मिस्टर लैम्ब कौन थे, डेरी उसके बगीचे में कैसे प्रवेश करता है। डेरी का चेहरा जला हुआ था। तो देखो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। तो मिस्टर लैम्ब जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ठीक है, ही लिव्स इन ये बिग हाउस एलोन, ही लिव्स, वो रहते हैं इन ये बिग हाउस, एक बड़े घर में, एलोन, अकेले, वो एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। भाई घर कितना भी बड़ा हो, अगर अकेले रहना हो तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, और अगर पूरी फैमिली हो, सिर्फ एक ही कमरा हो, फिर भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फैमिली के साथ रहना और अकेले रहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, सबको पता है। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल्स, यानी कि डेरी इंटर्स, प्रवेश करता है, हिज गार्डन, उनके बगीचे में, बाय क्लाइंबिंग, चढ़कर, ओवर द वॉल्स, दीवारों पर। ठीक है, तो डेरी जो है उनके डेरी उसके बगीचे में दीवारों पर चढ़कर प्रवेश करता है। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक दैट देयर इज नोबडी इनसाइड इट, डेरी लाइक्स, डेरी को पसंद करता है, द प्लेस, उस जगह को, एंड और थिंक, सोचता है, दैट की देयर इज नोबडी इनसाइड इट, यहाँ इसके अंदर कोई नहीं है। तो डेरी को ये जगह पसंद है और वो सोचता है कि इसके अंदर कोई नहीं है। देखो अगर उसका चेहरा जला हुआ है तो वो बाहर नहीं निकलना चाहेगा कि 10 लोग देखें और हमको कहें देखो इसका चेहरा कैसा है। कुछ लोग अनजान व्यक्ति
ऐसा बोलें, ठीक है। तो वो अकेले रहना चाहता है। कोई भी कमी किसी के अंदर होती है तो वो सोचता है मैं अकेले रहूं, इस दुनिया के सामने ना जाऊंगा और ना तो लोग हमारा मजा लेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी कमी किसी के अंदर हो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो कमी कभी भी किसी भी क्षण आपके अंदर आ सकती है। अगर आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो जहां तक हो सके उनकी सहायता करो, उनको हमेशा मोटिवेट करो, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले तो बहुत हैं। आप उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप भी मजाक उड़ाएंगे तो आप में और उन मजाक उड़ाने वालों में अंतर क्या रह जाएगा। हमेशा ये बात दिमाग में अपने रख कर रहना, ठीक है। हमेशा सबकी मदद करने का प्रयास करो। ही वॉन्ट्स टू सिट दियर, ही वॉन्ट्स वो चाहता है, टू सिट दियर वहां बैठना, वो वहीं बैठना चाहता है। तो क्वेश्चन आपका था हु इज मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उनके बगीचे में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लिव्स इन ए बिग हाउस एलोन, वो एक बड़े घर में अकेले रहते हैं। डेरी इंटर्स हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल्स, यानी कि डेरी जो है उनके बगीचे में दीवार चढ़कर प्रवेश करता है, दीवार पर चढ़कर। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक्स दैट देयर इज नोबडी इनसाइड इट, यानी कि डेरी को ये जगह बहुत पसंद आती है और वो सोचता है कि इसके अंदर कोई नहीं है। ही वांट्स टू सिट हियर, वो वहां बैठना चाहता है, ठीक है। बस हो गया, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया हमारे सप्लीमेंट्री का। 2 क्वेश्चन मैंने वादा किया था, दोनों बता दिया। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका पढ़ लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब सदाओ एज ए ट्रू डॉक्टर, यानी कि डिस्क्राइब वर्णन करो सदाओ, सदाओ का एज ए ट्रू डॉक्टर, एक सच्चे डॉक्टर के रूप में। तो सदाओ का एक सच्चे डॉक्टर के रूप में वर्णन करो कि वो एक सच्चे डॉक्टर थे, ठीक है। ये आपको वर्णन करना है। ये हमारे किस चैप्टर का है, जो इससे पहले वाला चैप्टर है द एनिमी, इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, मतलब डॉक्टर सदाओ जो है वो एक सच्चे डॉक्टर थे, इसका वर्णन करो। देखो क्या होता है। डॉक्टर सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, डॉक्टर सदाओ वाज थे द ओनली सन, इकलौते पुत्र, ऑफ हिज फादर, अपने पिता के। तो डॉक्टर सदाओ अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। अब आगे देखिए क्या है। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि ही हैड बीन सेंट, उनको भेजा गया था टू अमेरिका, अमेरिका, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो उन्हें सर्जरी और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया था। सदाओ के पिताजी ने भेजा था। डॉक्टर सदाओ वाज फर्स्ट ईयर डॉक्टर एंड देन एनीथिंग एल्स, यानी कि डॉक्टर सदाओ वाज थे फर्स्ट ईयर डॉक्टर, पहले डॉक्टर, एंड देन एनीथिंग एल्स, किसी और के अलावा। तो डॉक्टर सदाओ पहले एक डॉक्टर थे और कुछ और, ठीक है। ही, वो, एंड हाना, और हाना फाउंड, उनको मिलता है, ये प्रिजनर, एक कैदी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक युद्ध बंदी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप वार, युद्ध के समय, उंडेड, घायल, एंड ब्लीडिंग, और उसको खून निकल रहा था, ठीक है। तो क्या कहा गया कि उन्होंने और हाना ने एक युद्ध बंदी को घायल पाया और खून बह रहा था। देखिए अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक अमेरिकन जो सोल्जर है उसको घायल पाया जिससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जबकि वो अमेरिका के नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए क्या है। द उंडेड मैन, यानी कि घायल आदमी, वाज था एन अमेरिकन, एक अमेरिकन, वो अमेरिकन था, ठीक है। और ये जापान के थे। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, जापान वाज था एट वार, युद्ध पर, विथ अमेरिका, अमेरिका से। तो जापान अमेरिका के साथ युद्धरत था, मतलब उस समय युद्ध हो रहा था। इफ ही शेल्टर्ड ये व्हाइट मैन, ही कुड बी अरेस्टेड। इफ, अगर ही, वो, शेल्टर्ड का मतलब होता है आश्रय देना, आश्रय देते ये व्हाइट मैन, उस सफेद आदमी को। व्हाइट मैन मतलब जो अमेरिकन है थोड़ा ज्यादा व्हाइट होते हैं तो उनको व्हाइट मैन बोला जाता है, ठीक है। अगर वो व्हाइट मैन यानी कि अमेरिकन आदमी को आश्रय देता, ही कुड बी, उसे किया जा सकता था अरेस्ट, गिरफ्तार, ठीक है। तो यदि उसने किसी स्वैत व्यक्ति को आश्रय दिया तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि आश्रय नहीं देना था, ठीक है। आगे देखिए। इफ ही हैंडेड हिम ओवर, इफ, अगर ही, वो, हैंडेड हिम ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो अगर वो उसे सौंप देते थे टू द पुलिस, पुलिस को, ही वुड सर्टेनली, वो निश्चित रूप से डाई, मर जाता। तो यदि उसने उसे पुलिस को सौंप दिया तो वो अवश्य मर जाएगा। मतलब अगर वो उसको अपने यहाँ रखता है
तो भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है, और अगर वो उसे पुलिस को सौंप देगा तो उस घायल सिपाही को पुलिस वाले मार डालेंगे क्योंकि वो दूसरे देश का है। अब क्या करें, क्योंकि मानव है, उसके अंदर मानवता थी, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्टिल फिर भी ही ब्रॉट, वो लाया द मैन, आदमी को होम अपने घर, वास्ट धोया, हिज वुंड्स उसके जो घाव थे, एंड और ऑपरेटेड और ऑपरेशन भी किया ऑन द प्रिजनर व ऑफ वार, यानी कि युद्ध बंदी का, ठीक है। तो फिर भी वो उस व्यक्ति को घर ले आया, उसके घावों को धोया और युद्ध बंदी का ऑपरेशन किया, और उसका ऑपरेशन भी किया। कितने अच्छे व्यक्ति थे, अपने देश का वो नहीं था, फिर भी उसकी इतनी ज्यादा सेवा उन्होंने की। डॉक्टर सदाओ हार्ट, उनका जो हृदय है ओवरफ्लोड, वो ओत प्रोत था, भरा हुआ था विथ ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि मानवीय दया से। तो डॉक्टर सदाओं का हृदय मानवीय दया से ओत प्रोत था, बहुत ज्यादा उनके अंदर दया थी। लेस्ट कहीं द अमेरिकन सोल्जर को बी अरेस्टेड, वो गिरफ्तार ना हो जाए। ही मेड, उन्होंने बनाया इलेबोरेट अरेंजमेंट, यानी कि इंतजाम, मतलब इलेबोरेट अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यापक इंतजाम, ठीक है, फॉर हिज एस्केप, उसने उससे बचने का। तो कहीं वो अमेरिकी सैनिक गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए उसने भागने के लिए व्यापक इंतजाम किए कि इस सैनिक को किसी तरह भगा दिया जाए यहाँ से, ठीक है, सही सलामत, मतलब भगाना नहीं, उसको छोड़ आए, ठीक है। ही डिड ऑल दीज सेक्रीफाइस पुटिंग हिमसेल्फ, यानी कि उसने जो है, उन्होंने खुद को और अपनी, देखिए, हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एट मैक्सिमम रिस्क, यानी कि उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को अधिकतम जोखिम में डालकर ये सभी बलिदान दिए। देखिए, ही डिड ऑल दीज सेक्रीफाइड, ही उन्होंने डिड ऑल दीज, ये सब सेक्रीफाइड बलिदान दिए, पुटिंग हिमसेल्फ, खुद को रख कर, एंड हिज वाइफ, और अपने वाइफ को, एट मैक्सिमम, अधिकतम रिस्क, मतलब रिस्क पर, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क से इश्क करो, रिस्क का मतलब होता है जोखिम, ठीक है। तो उन्होंने खुद और अपनी पत्नी को अधिकतम जोखिम में डालकर ये सभी बलिदान दिए। जोखिम ही तो था, किसी को भगाना, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूं इसको, डिस्क्राइब सदाओ एज ए ट्रू डॉक्टर, सदाओं को एक सच्चे डॉक्टर के रूप में वर्णित करो। तो डॉक्टर सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, डॉक्टर सदाओ अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, उन्हें सर्जरी और मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए चिकित्सा भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था। डॉक्टर सदाओ वाज फर्स्ट ए डॉक्टर एंड देन एनीथिंग एल्स, डॉक्टर सदाओ पहले एक डॉक्टर थे और कोई नहीं। ही एंड हाना फाउंड ये प्रिजनर ऑफ वार वुंडेड एंड ब्लीडिंग, वो जो है उन्होंने और हाना ने एक युद्ध बंदी को घायल पाया जिससे खून बह रहा था। द वुंडेड मैन वाज एन अमेरिकन, घायल आदमी एक अमेरिकन था। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, जापान अमेरिका के साथ युद्धरत था, उस समय युद्ध चल रहा था। इफ ही शेल्टर्ड ये व्हाइट मैन ही कुड बी अरेस्टेड, अगर वो किसी व्हाइट मैन को अपने यहाँ आश्रय देते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता था। इफ ही हैंडेड ओवर हिम टू पुलिस ही वुड सर्टेनली डाई, और अगर उसे पुलिस को सौंप दिया गया तो वो निश्चित रूप से मार डाला जाएगा। स्टिल ही ब्रॉट द मैन होम, वाश्ड हिज वुंड्स एंड ऑपरेटेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वार, और फिर भी वो उस आदमी को अपने घर लाए, उसके घाव को धोया और उस युद्ध बंदी का ऑपरेशन भी किया। डॉक्टर सदाओ हार्ट ओवरफ्लोड विथ ह्यूमन काइंडनेस, डॉक्टर सदाओ का हृदय मानवीय दया से ओतप्रोत था। लेस्ट द अमेरिकन सोल्जर बी अरेस्टेड, और कहीं अमेरिकन सिपाही को गिरफ्तार न कर लिया जाए। ही मेड इलेबोरेट अरेंजमेंट फॉर हिज एस्केप, उन्होंने उसको बचाने का जो है, उन्होंने उसको बचाने का व्यापक इंतजाम कर दिया। ही डिड ऑल दिस सेक्रीफाइस पुटिंग हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एट मैक्सिमम रिस्क, यानी कि उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को अधिकतम जोखिम में डालकर ये सभी बलिदान दिए, ठीक है। कौन भाई अपने जान को जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाएगा, और जो बचाएगा वही महान पुरुष कहलाएगा, तो ये भी समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा।